आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर शोपियां में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन लगातार जारी है। एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। कल कुलगाम में भी 3 आतंकी ढेर किए गए थे। आज और 3 आतंकियों को मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि खबर यह है कि एक आतंकी और छिपा हो सकता है। अशरफ पानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। अशरफ, ताज़ा अपडेट वहां से क्या है? नवजोत, फिलहाल अभी जो है कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। जैसे आपने कहा कि बहुत कम समय में ये ऑपरेशन चला और 3 आतंकी इसमें मारे गए हैं। तीनों की पहचान हो रही है। 3 के कब्जे से जो है मारे गए आतंकियों के कब्जे से हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। जैसे आपने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान ये दूसरी मुठभेड़ थी दक्षिणी कश्मीर में, और अभी तक 6 आतंकी जो है 2 अलग अलग इनकाउंटर्स में मारे गए हैं, जिनमें जैश का एक बड़ा कमांडर भी शामिल है। गृह मंत्री जो है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। उस बीच ये काफी महत्वपूर्ण बनता है कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने जो है बड़ा अभियान ऑपरेशन ऑल आउट जो है शुरू किया हुआ है। और अगर इस साल की बात की जाए तो अभी तक 136 आतंकी अलग अलग मुठभेड़ों में जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, जो पिछले साल इस समय के दौरान मारे गए आतंकियों की संख्या से कुछ ज्यादा है। तो जाहिर है कि जिस अंदाज से पूरे देश में कोरोना वायरस की तरफ से लॉकडाउन भी था, जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने और सेना ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशनों में कोई कमी कश्मीर में नहीं लाई, और उसी के चलते इतनी सफलताएं सुरक्षा बलों और सेना को मिल रही है। बिल्कुल अशरफ, नजर आप बना रखिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है। अशरफ पूरी जानकारी इस मामले में हमें दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मैदानी इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही लैंडस्लाइड सब कुछ तहस नहस कर रही है। रुद्रप्रयाग में पहाड़ से गिरे पत्थरों की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया, तो वहीं बादल फटने की वजह से गांवों में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। कहीं जिंदगी पानी में बह रही है, कहीं पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं, तो कहीं पहाड़ ऐसे दरक रहे हैं जैसे रेत का ढेर हो। आसमान से बरस रही आफत ने हर तरफ तबाही मचा दी है। भूस्खलन की ये तस्वीरें बांसवाड़ा की हैं, जहां केदारनाथ धाम जाने वाले हाईवे पर पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं। रुद्रप्रयाग में गुरुवार को लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है और केदारनाथ हाईवे गुरुवार रात से ही बंद है। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। तस्वीरों में हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है। पहाड़ों से पत्थर लगातार बरस रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे खोलने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इस मलबे को देखकर ये अंदाजा भी लगा पाना बेहद मुश्किल है कि यहाँ कोई गौशाला रही होगी। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग के कणशिल और अखोड़ी गांव की है, जहां बादल फटने से तबाही मची तो ग्रामीणों के खेत खलिहान, पैदल जाने वाला रास्ता, पुल और गौशालाएं सब मलबे में तब्दील हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से घरों में दरारें पड़ गई हैं और लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों के घरों के पुश्ते ढह गए हैं और वो पल पल खतरे के साए में जी रहे हैं। बादल फटने के कारण हमारे ग्राम सभा में काफ़ी क्षति हो चुकी है। तमाम पीने का पानी और पुलिया, स्नान घरों, लगभग हमारी रोड से लेकर नीचे नदी तक जो है बड़ी नदी, उसमें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसके साथ साथ जो हम लोगों के खेत थे साहब, किसी का 8 नाली, किसी की 10 नाली, 12 नाली, 2 नाली, सब बह बू के वो तहस नहस हो चुकी है। चमोली में भी आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। बारिश की वजह से कई जगह पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों के दरकने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ जाने वाला NH58 बंद हो गया है। बद्रीनाथ और जोशीमठ जाने वाले यात्री लैंडस्लाइड की वजह से खतरे के बीच फंसे हुए हैं।
मध्य कश्मीर के गंदरबल जिले में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 5 दिन भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में 18 से 22 जुलाई के बीच सभी जिलों में मॉनसून तबाही मचाने वाला है। मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि इस बीच भारी बारिश होने वाली है। बारिश के साथ तेज आंधी का कहर भी झेलना होगा। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कमल नयन सिलोरी और प्रवीण सेमवाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। बिहार में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो कि पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल की तरफ से आए पानी से बिहार पर ऐसा प्रहार किया है कि चारों तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। बाढ़ में डूब रहा है बिहार। सैलाब का प्रहार, बिहार हुआ लाचार। नदियों के भयंकर प्रकोप से कांप उठा बिहार। उत्तर बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। यहां की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार में बाढ़ से लाखों लोग तबाही की कगार पर हैं। सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। लाखों की संख्या में लोगों को जिंदा रखने के लिए अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। कोसी, बागमती और गंडक नदियां बिहार के लिए इस वक्त जैसे काल बनी हुई हैं। सब बहुत दिक्कत होला मैडम, कुछ का साधन हमनी के लगे ना रहेला। देख रहे हैं कि सड़क वड़क भी पूरा पानी में भर गया। बहुत दिक्कत चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं के। कितने महीने से नल जल व्यवस्था वैसे ही ठप है। सिर्फ नाम के लिए नल जल है, लेकिन शुद्ध पानी हम लोग को पीने को नहीं मिलता है। जब भी बाढ़ आता है न यहाँ ब्लॉक से हम लोग को कोई मदद मिलता है, न मुखिया द्वारा कोई मिलता है, कहीं से हम लोग कोई साधन नहीं मिलता है। अब तो बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा में भी पानी बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार का क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। आज हम आपको डूबते बिहार का पूरा सच दिखाएंगे। क्यों हर साल बिहार में तबाही की बाढ़ आती है और हर बार क्यों प्रशासन लाचार नजर आता है। बात नेपाल की भी होगी, क्योंकि इस दफा नेपाल ने बिहार को डुबोने की बड़ी साजिश की है। ये बिहार के गोपालगंज के हालात हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है और एक शख्स झोपड़ी के ऊपर खड़ा है और जान बचाने की गुहार लगा रहा है। और गोपालगंज की ये तस्वीर भी देखिए। बाढ़ का पानी भरा हुआ है और एक महिला बांस का मचान बनाकर उस पर खाना पका रही है। आसपास लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए खड़े हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे बसे 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों घर जलमग्न हैं। आने जाने के लिए अब नाव का ही सहारा बचा है। और बीच बाढ़ में एक लड़का फंसा हुआ था, झोपड़ी पे 4-5 रोज से था, बैठा हुआ था और चिल्ला रहा था खड़े होकर कि मुझे हमको भी बचाते चलिए, हम लोग 4-5 रोज से फंसे हैं, निकलने का कोई सुविधा नहीं है। और वो लड़का एकदम बिल्कुल बहुत ही बदहवास था और कोई भी उसके ऊपर दूसरा कोई उपाय नहीं था। अगर हम लोग नहीं जाते तो इनकेस हो सकता था कि वो लड़का शायद जिंदा भी न होता। गोपालगंज में उफनती गंडक में विकास पुरुष कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख भी बह गई। 1 महीने पहले 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने 70 घाट महासेतु का उद्घाटन किया था, इस दावे और वायदे के साथ कि ये पुल बरसों तक टिका रहेगा। लेकिन सैलाब के थपेड़ों ने 29 दिन में भ्रष्टाचार की सीमेंट और घोटाले की रेत की पोल खोल दी। 264 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये पुल गंडक की धार को नहीं झेल पाया। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना
और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। अब खगड़िया का हाल भी देख लीजिए, नाव तैर रही है। झोपड़ियों में बाढ़ ने घुसपैठ कर दी है। कुछ लोग जुगाड़ की नाव बनाकर काम चला रहे हैं, तो डूबते गांव से कई परिवारों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। खगड़िया जिले के दर्जनों गांवों को उफनती कोसी और बागमती ने डुबो दिया है। अब वो खाली होगा जब हम बना करके खिलाएंगे बच्चे को, हम भी खाएंगे। अभी तक भूखे पड़े हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक कोई कुछ नहीं है। बिहार के 8 जिले इस वक्त बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ डूबा डूबा है। बिहार के दरभंगा में सैलाब ऐसा आया कि धौंसा नदी के किनारे बना जमींदारी बांध टूट गया। उसके बाद तो सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। बांध टूटने से गांव के लोग सहमे हुए हैं। लोगों ने प्रशासन से नाव और प्लास्टिक शीट की मांग की है ताकि वो ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण ले सके। हम सबका घर उर में पानी घुस गए पूरा, तब की करू, अपना मतलब माल जाल के लके रेलवे साइड में आयल छिए। लगातार बारिश और खतरे के निशान को लांघती कोसी ने मधेपुरा में भी बाढ़ के हालात ला दिए हैं। निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ की भयंकर चपेट में हैं। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। बिहार में एक तो बाढ़ सता रही है, ऊपर से कोरोना ने भी बिहार को अपनी जकड़ में ले लिया है। इस वक्त बिहार का तो भगवान ही मालिक है। आज तक ब्यूरो। और अब राजस्थान से खबर, जहां पर सत्ता का घमासान कोर्ट तो पहले ही पहुंच गया था, लेकिन कल से इस पर मुकम्मल सुनवाई शुरू हुई। फौरी तौर पर पायलट खेमे को राहत तो मिल गई है, क्योंकि कोर्ट ने स्पीकर को मंगलवार तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की अगली सुनवाई अब सोमवार को होनी है। कानूनी लड़ाई में पायलट खेमे को फौरी तौर पर राहत मिल गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक पायलट खेमे पर स्पीकर की कार्रवाई पर रोक है। उनकी तरफ से तर्क यही दिया गया था कि स्पीकर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो असंवैधानिक है और जो संविधान के प्रावधान है उनको दुरुपयोग किया गया है और विधानसभा के जो रूल्स हैं उसके तहत 7 दिन का नोटिस देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। इसलिए ये कार्रवाई जो है स्पीकर के द्वारा की जाए, कार्रवाई को रद्द की जाए। मामला संविधान की पेचीदगियों को लेकर था, लिहाजा पायलट खेमे ने डिवीजन बेंच में सुनवाई की मांग की थी। शुक्रवार को डिवीजन बेंच में सुनवाई शुरू हुई तो पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। को सोमवार सवेरे 10 बजे तक के लिए आगे डेफर किया गया है, जिसके अंदर दोबारा कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही श्रीमान स्पीकर महोदय को ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो कार्रवाई की जाएगी वह 21 जुलाई शाम के 5:30 बजे तक स्थगित रखी जाएगी। सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामला सोमवार तक के लिए टाल दिया और स्पीकर को मंगलवार तक अपना फैसला नहीं करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें भी पक्षकार बना दिया है कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है, उनके कहे में है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की हॉर्स ट्रेडिंग की कार्रवाई कर रही है, हम पहले दिन से सारे विधायकों को सचेत कर रहे हैं कि इस कार्रवाई से बचें। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ही कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। भंवरलाल शर्मा कथित तौर पर टेप कांड में फंसे हैं। सत्ता का जायका बने या बिगड़े, लेकिन इस घमासान के बीच जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे कांग्रेस विधायक वक्त बिताने के लिए जायके की ट्रेनिंग लेने में जुटे हुए हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर पिछले हफ्ते भर से विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल ही रहा है। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि उनके पास इस बात के सबूत भी हैं। सबूत के तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ ऑडियो टेप जारी किए गए। दावा यह किया जा रहा है कि इस टेप में कांग्रेस विधायक के साथ बीजेपी के कुछ नेता सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की सौदेबाजी कर रहे हैं।
इधर एफआईआर दर्ज हुई और उधर राजस्थान एसओजी की टीम गुरुग्राम के उसी होटल के बाहर जा खड़ी हुई जहां इन दिनों पायलट खेमे के बागी विधायकों का ठिकाना है। टेप कांड में फंसे विधायक भंवरलाल शर्मा से पूछताछ के लिए गहलोत की एसओजी को करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद इजाजत मिली। एसओजी की इस तेजी की वजह वो ऑडियो टेप हैं जिनके चलते राजस्थान की सियासत में सनसनी मची है। गहलोत बार बार चेतावनी दे रहे थे कि उनके पास विधायकों की खरीद फरोख्त के सबूत हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने सबूत सार्वजनिक कर दिए। पहले टेप में सत्ता के गलियारों में चर्चित कारोबारी संजय जैन की कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा से कथित बातचीत है। हाँ ठीक है, सरकार तो रहने को नहीं बर्खास्त करनी पड़ेगी। हाँ बात तो ठीक है, बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या बलौर हुए हमने आज ही शूट प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है। और अभी साहब नवी में कह दियो भी पास सचिन जी की तरफ लिस्ट को नहीं आवे और बाकी बात बढ़िया होगी कि मैं सारी बात गोपनीय रहेगी, सिर्फ ठेकियां सब अपनी मैं करवा रहे हूँ। अमाउंट की बात होगी नहीं। हाँ थाना बात कल कह दियो बात एकदम सही है। एक और टेप में कथित तौर पर भंवरलाल शर्मा की बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह से कथित बातचीत है। हाँ गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज, मैं उम्र में बड़ा हूँ, आशीर्वाद दे दूँ। बिल्कुल साहब, विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल हाँ साहब, 1-2 दिन में संख्या पूरी हो जी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जैसी। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी। तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना जाए। नहीं बात मैं भी समझूंगा, होटल से रात चले को नहीं। हाँ और संख्या बल है को नहीं, संख्या बल है को नहीं। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की। कांग्रेस कह रही है कि ऑडियो टेप में खुद को गजेंद्र कहने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इसका खंडन किया है। ऑडियो फर्जी है, मैं मारवाड़ की भाषा बोलता हूं, जबकि ऑडियो टेप में झुंझुनू का टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र किया गया है उसके पद का जिक्र नहीं है, किसी जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार किया हो सकता है। अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। इस अधिकार से आपने ये टेपिंग किया और जिसके बारे में और गजेंद्र सिंह जी को जोड़ने का प्रयास किया। आप में से कोई मुझे फंसाने के लिए कोई मोहनलाल मेरा कोई पुराना परिचित हो उसको खड़ा कर दे, ये कोई सत्यता नहीं है। इस हल्केपन से अगर राजनीति चलेगी ना तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। इस टेप कांड पर एसओजी ने 2 एफआईआर दर्ज की है और आरोपों के घेरे में आए कारोबारी संजय जैन को ताबड़तोड़ पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर दबंगों से परेशान होकर मुख्यमंत्री से न्याय की फरियाद करने आई मां बेटी ने आत्मदाह की कोशिश की। दोनों अमेठी की रहने वाली हैं, जहां दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, जिस वजह से परेशान होकर वो लखनऊ पहुंची। मारे थे उसकी एफआईआर मैंने लिखवाया। वो लोग दबंग लोगों के पास प्रभावशाली लोग हैं सर, उनके पास चले गए। वो लोग एफआईआर हमको थाने में नहीं लिख दे रहे थे। एसओ के पास वहाँ पुलिस प्रशासन के पास से ही हमको नहीं लिखने दे रहे थे। हम लिखा दिए, जिसकी सूचना वहाँ के पुलिस दरोगा जी ने वहाँ पे दे दिया कि एफआईआर लिखवा लिया। अगर गुड़िया की शिकायत पर यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धरे न बैठी रहती तो आज वो जिंदगी और मौत से
जूझ ना रही होती। गुड़िया और उसकी मां को न्याय की गुहार लगाने के लिए अमेठी से लखनऊ न आना पड़ता। यहां दोनों आ तो गईं, लेकिन अफसरशाही ने उनकी आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंचने दी। अफसरों ने मुख्यमंत्री दफ्तर तक जाने नहीं दिया। गांव में दबंगों के अत्याचार और लखनऊ में अफसरशाही से तंग आकर शुक्रवार को गुड़िया और उसकी मां ने लोक भवन के बाहर आग लगा ली। गुड़िया 80% और उनकी मां 40% जल चुकी हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल गुड़िया का मोहल्ले के कुछ दबंगों से नाली का विवाद था। उनके बारे में उसने पुलिस को शिकायत भी दी थी। फिर कुछ दबंगों ने हमको नाली का बहाना लेकर हमारी माँ को मारा और सर हम लोग घर से बाहर निकले तो वो लोग हमको भी मारे और कपड़ों मेरा सब फाड़ दिए थे। शिकायत करने के बाद अभी वो थाने से निकल भी नहीं पाई थी कि दबंग आधम के थाने के बाहर उनसे न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि कपड़े तक फाड़ दिए गए और जलाकर मारने की कोशिश भी की गई। थाने में जाकर FIR दर्ज करवा रहे थे, उतने में कुछ दबंग पहुंचे और हमको पुलिस के लोगों के सामने ही हमको वहां से हटाने लगे और कहने लगे बाहर आके सब FIR दर्ज हो गई। सर FIR दर्ज हो गई। वो लोग धमकी दे रहे थे दर्ज मत करना। सर हमने FIR दर्ज हो गई तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं सर, FIR दर्ज हो गई सर। उसी शाम को रात में वो लोग और कुछ अज्ञात लोग पहुंचे जो हम दरोगा के सामने बैठते थे सर। वो लोग हमको लेके गए और लाठी से बहुत मारे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन बस लकीर पीटता रहा और दबंग अत्याचार पर अत्याचार करते रहे। अब देखिए, प्रकरण तो पूर्णतः आबादी क्षेत्र के अंतर्गत है, जो एक तरह से दृष्टया ही लग रहा है यह सिविल प्रकृति का विवाद है। फिर भी लोक शांति भंग न हो इस दिशा में पुलिस के स्तर से जो है CRPC की निश्चित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। जाहिर सी बात है कि एक बार फिर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है कि आखिर उसने वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। अमेठी से आलोक श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। कोरोना काल में ब्रुसेल्स समिट के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। इस दौरान समिट में आए नेताओं ने एक दूसरे के साथ कोहनी से कोहनी मिलाकर अभिवादन किया। सभी ने अपना चेहरा मास्क से कवर किया हुआ था और इन नेताओं में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई नेता शामिल थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। हर कोई एक दूसरे के पास जाकर कोहनी से कोहनी मिलाकर एक दूसरे से अभिवादन कर रहा है। कोरोना काल है, ऐसे में मिलने जुलने, रहने सहने, खाने पीने सब तरीके बदल गए हैं। मुलाकात का तरीका भी बदल चुका है। आम जनता हो या फिर बड़े नेता हो, देश हो या विदेश हो, हर जगह पर तौर तरीके, रहन सहन बिल्कुल बदल गया है। जाहिर सी बात है कि ये महामारी की मांग है कि हर किसी को अपना अंदाज बदलना ही पड़ेगा अगर इस महामारी से बचना है तो। मास्क पहने सभी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ छूने के बजाय कोहनी से एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। सुबह सुबह में अभी के लिए बस इतना ही।